पेशा की जो वर्तमान स्थिति है, इतना कुछ आप लोगों ने इसके बारे में आवाज़ उठाया, सड़क से लेकर सदन तक के लिए आंदोलन चले। पेशा कहाँ है? आज जो स्थिति है जो आप सवाल कर रहे हैं, पेशा आज कहा जाए तो एक हिसाब से जहाँ था वहीं है कि अब हालत ये है कि जहाँ बढ़े थे उसको भी और पीछे धकेल दिए गए। तो यहाँ चाहने वाले कम है और यहाँ विवाद पैदा करके उसको रोक लगाने वाले लोग ज़्यादा है। पेशावरों को हटाया जाता है और उन पर आरोप भी लगाया जाता है कि भाई वो तो आरएसएस के साथ। मैं आरएसएस को उसी को कहता हूँ जो आदिवासी को ख़त्म करने का जो काम करता हो, इसी को बोलता है मनुवादी। आरएसएस मतलब मनुवादी विचारधारा। क्या जेएमएम में मनुवादी विचारधारा नहीं आई है? क्या कांग्रेस बहुत दूध का धोया हुआ है? पेशावरों को मतलब दबाव से हटाया गया, इसलिए कि वो आदिवासी समाज को रूढ़ी परंपरा को मजबूत कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। निशा उरांव बहुत निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी रूप से कोई पार्टी का काम धाम नहीं करके वो केवल अपना रूढ़ी प्रथा, रूढ़िगत जो व्यवस्था है इसको जिंदा करने के लिए, इसको मजबूती देने के लिए वह समाज के लोगों को बुला रहे थे। तकलीफ ऊपर लेवल में जो बड़े लोग हैं, जो विधायक जो मंत्री बनते हैं ना, बने हैं, वो लोग को दिक्कत होता है। पार्टी चलता है पैसा से और पैसा स्रोत जाएगा गाँव में, तो हमको क्या फ़ायदा होगा? दिल्ली और हम जो मुंबई में बैठे हुए हैं, हमारे ऑफिस चल रहे हैं, हमारे इतना कैडर है, इतना पूरा संगठन चलाना है, तो कैसे चलेगा? लेकिन इसने जो हम लोग को जहर घोला है, ब्लड संग डूंग डूंग ईसाइयों के खिलाफ में भड़काने का काम आदिवासियों के प्रति किया है। ये तो आदिवासी समझ चुका है ना कि ईसाई लोग विरोध किया, मेरा खाना पे धूला फेंका है, ये लोग भी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ जाने माने एक सोशल एक्टिविस्ट और ट्राइबल लीडर कृष्णा हांसदा हैं, जो लगातार पेशा के साथ साथ जो आदिवासी मुद्दे हैं उस पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। और आज इसी पर हम बात करेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पेशा को लेकर लगातार हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी लगा था कि अब झारखंड में पेशा इतने लंबे समय के 30 सालों का इंतजार के बाद लागू हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि फिर से पेशा कानून कहीं ना कहीं पेच में फंस गया है। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। पेशा को लेकर, पेशा की जो वर्तमान स्थिति है, इतना कुछ आप लोगों ने इसके बारे में आवाज़ उठाया, सड़क से लेकर सदन तक के लिए आंदोलन चले। पेशा कहाँ है, क्या स्थिति है वर्तमान? सबसे पहले संवाद में आप सबों को मेरा जोहार। आज जो स्थिति है जो आप सवाल कर रहे हैं, पेशा आज कहा जाए तो एक हिसाब से जहाँ था वहीं है, वहाँ से आगे बढ़ा नहीं। बल्कि अब हालत ये है कि जहाँ बढ़े थे उसको भी और पीछे धकेल दिए गए, पीछे खींच लिए गए हैं। और हमें लगता है कि 2029 तक चला जाएगा। फिर नई सरकार की हमें हाँ, इंतज़ार करना पड़ेगा और उस तरह का कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये चल रहा है और सरकार अभी एक चीज़ पहल तो कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा बहुत साफ नहीं है। सरकार की यदि मंशा साफ होते तो ये जो विधि विभाग से ये सहमति प्राप्त हो चुके थे। ये ड्राफ्ट जो है आपका 2024 में ये डिक्लेयर हो चुका था, ये बन के रेडी हुए थे। 98% बहुत बढ़िया है। 8 राज्य में पेशा कानून जहाँ लगी है, जैसे अन्य राज्यों में, उन राज्यों से बहुत बेहतर बने हैं। डायरेक्टर निशा उरांव के नेतृत्व में ये ड्राफ्ट हमारे समाज के अगुवाओं के द्वारा बनाए गए थे, कोई पार्टी वाले लोग नहीं बनाए थे। जैसा आपने कहा कि भाई निशा उरांव के दिशा मतलब उनके ए में ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था 2024 का, जिसमें तमाम समाज के अगुआ जो रूढ़ी प्रथा के जिसको आप लोग कहते हैं, उससे तमाम लोगों से कंसल्टेशन करके, जिसको पेशा और पंचायती राज गांधी जी की व्यवस्था को नाम देकर मतलब इसका विरोध किया गया। ग्लेडसन डुंगडुंग और तमाम वैसे बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। अब स्थिति क्या है? हम कोई भी पेशा एक्ट के रूप में लागू करने की स्थिति में है या और हम विवाद में फंस गए? देखिए, इसमें विवाद में तो फंसे गए हैं और सरकार को इसमें कन्फ्यूजन भी इसमें कन्फ्यूज करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग का भी दोष है कि वे कोई बात को, हक की बात, न्याय की बात को कहते नहीं हैं। नेताओं को बुलाते ज़रूर है, लेकिन उनको समझाते नहीं हैं।
हमारे झारखंड की दुर्भाग्य यही है कि हमारे कोई भी नेता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से ये तकनीकी पहलू समझते नहीं हैं। ये ड्राफ्ट क्या बना हुआ है, क्या सही है, क्या गलत है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सही है, कुछ त्रुटियाँ रहेगी, तो संशोधन होते हैं। संविधान भी 120 बार आज तक संशोधन हो चुके हैं। तो ये पेशा एक्ट भी एक बार में 100% सही बनाना, ये तो बेवकूफ़नी वाला बात हो जाते हैं। तो हमारे समाज के जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग है, ये मंत्रियों को, नेताओं को तो बुलाते हैं, लेकिन उनके सामने कभी नहीं कहते हैं कि आप लागू करो, शिद्दत से मांगे नहीं है आज तक। ये बहुत बड़ी एक दुर्भाग्य है। जो फिर से एक कंसल्टेशन प्रक्रिया शुरू हुई रेडिशन होटल में, जिसमें 4 मंत्री सरकार के तरफ से आए, तमाम बुद्धिजीवी उसमें हिस्सा लिए, हालांकि उस पर भी सवाल है। और इसके बाद कहा गया कि हम लोग फिर से जो है सभी लोगों से बातचीत करके ऐसा प्रारूप बनाएंगे जिसमें सबकी बात आ जाए। और कांग्रेस ने अपने स्तर पर अलग अलग जगहों पर उन्होंने कंसल्टेशन शुरू किया, बैठक। क्या उससे कुछ फ़ायदा हुआ? देखिए, ये आपको सरकार में जब भी कोई इसमें प्रतिनिधि रहते हैं शामिल, इसमें क्या करते हैं ना कि यदि चाहेंगे तो अच्छा हो सकता है और नहीं चाहने से बुरा होता है। तो यहाँ चाहने वाले कम है और यहाँ विवाद पैदा करके उसको रोक लगाने वाले लोग ज़्यादा है और मूर्खों ज़्यादा है, मूर्ख ज़्यादा है, जिसके वजह से ये हाल है। यदि देखिए, यहाँ झारखंड में हर समुदाय के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा में, लेकिन हर समुदाय वाले सबसे पहले अपने समाज के, अपने लोगों के काम करते हैं। लेकिन आप दुर्भाग्य है, 28 हमारे विधायक है आदिवासी, कभी भी आदिवासी हित में एक कानून बनाने का हिम्मत नहीं करते हैं। दूसरों का सोचता ज़रूर है, बाहर के लोगों का सोचता ज़रूर है, अपना ज़रूर सोचता है, लेकिन अपने लोगों का नहीं सोचता है। वजह यही है कि यदि ये वाला हम लोग को मिल जाएंगे, अधिकार ये दे देंगे, ये कानून लागू कर देंगे, तो आप उनके हाथ से बहुत सारा चीज़ जा सकते हैं। जैसे हमको जो मिलने वाले हैं, एक मैं थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उच्च स्तरीय व्यवस्था के कार्य। जब पेशा कानून में ऐसे व्यवस्था है कि पारंपरिक व्यवस्था अंतर्गत भूमिका, अपीलीय अधिकार जो न्यायिक में हमको है, माननीय कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त है, पारिवारिक मुद्दों की सुनवाई कर सकेंगे, जमीन विवाद एवं सीमा विवाद संबंधित मुद्दों की सुनवाई कर सकेंगे, ये सब प्रारूप में है। तो पेशा नियमावली अंतर्गत ये सारा चीज़ यदि हमको मिल जाएंगे, तो फिर इसके बाद उनका जो थाना का, कोर्ट का ड्रामा, ये सब खत्म हो जाएगा। माफियागिरी जो आज हावी है, जिससे पॉलिटिकल और उनके पार्टी चलते हैं, बालू माफिया, ज़मीन माफिया, वन माफिया, सारे बहुत प्रकार के माफिया है। तो वो सब क्या है, तो जनप्रतिनिधियों के नीचे या उनके में ये सारा काम चलता है, और पेशा लागू हो जाएगा तो ये सारे कामों पर कहीं ना कहीं ग्राम सभा में आ जाएगा, ग्राम रोक लग जाएगा। तो पैसा जो स्रोत है, आने का स्रोत, वो उनके पास बंद हो जाएंगे। उनके पास बंद हो जाएंगे तो ग्राम सभा सशक्त होंगे, ग्राम सभा सशक्त होंगे तो नेता को कौन पूछेगा। मामला ये यहाँ फंस रहा है। इसलिए आदिवासी विधायकों भी इसको सपोर्ट नहीं। इसीलिए आदिवासी विधायक, आपको मैं बता दूं, नाम नहीं कह रहा हूँ, है ना, हमारे कोल्हान के ही एक मंत्री जी, एक बार हम लोग गए थे उनके कार्यालय। तो उनके कार्यालय में जब गए तो वो पी पेशा का बात कर रहे हैं, बड़ा मुखर होकर बात बोले। तो हमने बोला, दादा पी पेशा बोल के ऐसा कोई गजट नहीं है, मत बोलिएगा ऐसा बात, कानूनन ये गलत है, समझे ना, लोग हंसेंगे। तो बोला नहीं नहीं, कानूनन है, मतलब कि उसको हमारे लोग उसको क्रॉस चेक नहीं करते। हमारे बहुत सारे नेता लोग को जो पाठ पढ़ाइएगा ना, वही समझ जाएगा दूसरों के द्वारा। डुंगडुंग सब पर आप लोगों पर हावी पड़ेगी, आप लोग अपनी बात को समझा नहीं पाए, वो सरकार को अपनी बात समझाकर और ये कर लिए। मैं मान सकता हूँ ऐसा, मैं मानता हूँ कि सरकार को समझा लिए हैं और सरकार को डराए हैं, क्योंकि सरकार गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की सरकार है तो स्वाभाविक है कि ऊपर से आदेश आता है कि इससे हम लोग को क्या बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट पेशा लगने से आदिवासी को नो डाउट बहुत फ़ायदा होगा। आदिवासी ग्राम सभा को, ट्रेडिशनल जो ग्राम सभा है, ये सबको फ़ायदा होगा। इस फ़ायदा में पॉलिटिकल फ़ायदा हम लोग को नहीं मिलने वाला है, पार्टी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पार्टी चलता है पैसा से, और पैसा स्रोत जाएगा गांव में।
तो हमको क्या फ़ायदा होगा? दिल्ली और हम जो मुंबई में बैठे हुए हैं, हमारे ऑफिस चल रहे हैं, हमारे इतने कैडर है, इतना पूरा संगठन चलाना है, तो कैसे चलेगा? तो इस तरह करके वो लोग एक मिशन चलाया, और ये मिशन के तहत ही, मैं किसी का नाम नहीं बोलता हूँ, किसी का लगाया ऐसे कि आप लोग को ये प्रोपोगंडा चलाना है कि ये खराब है, वो खराब है, लेकिन आज तक नहीं बताया कि कौन सा खराब है। भाई किस बिंदु पे खराब है? इतने जो अभी आप ये जो आप देखेंगे कि आपका अध्याय 18 तक है इसमें, है ना, उधार पर नियंत्रण तक है लास्ट। अब उसमें ये सारे व्यवस्था इसमें दिए गए हैं कि कौन सा गलत है, सुधारा जाएगा। इतने दिन जो बखेड़ा खड़ा किया, उससे अच्छा है कि बेहतर एक ड्राफ्ट इसमें सुधार, एक सुधार इस बिंदु पर ये वर्ड होना चाहिए। वर्ड की हेर फेर है। वर्ड के कौन सा हेर फेर है आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो मूल पैसा है 2.5 पेज, मूल पैसा 2.5 पेज का है। केंद्र सरकार ने जो 1996 में जो बनाए, इसमें 4 का पंचायतों के बारे में कोई राज विधान जो बनाए जाए, रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। मामला ये यहाँ पर रूढ़िजन्य विधि शब्द जो है कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल, ये मुश्किल वर्ड है, ये यहीं पर फंस रहा। रूढ़िजन्य जो विधि है, वो तो रूढ़िजन्य विधि से बहुत कोई तो यहाँ गाइडेड नहीं है, महतो भी नहीं है, या आपका सदान भी नहीं है। तो ये वर्ड को ख़त्म करने के लिए अभी जो नए तरीके से ये लोग अभी एक चला रहे हैं ड्रामा। अभी देखिएगा कि हमारे इसमें जो रूढ़िजन्य विधि के तहत हमारे जो पारंपरिक व्यवस्था में हमारे अगुवाओं को जो कहते हैं, जिसको नेतृत्वकर्ता को माझी बोलते हैं, मन की बोलते हैं, मुंडा बोलते हैं, परगना बोलते हैं, डोकलोसौर बोलते हैं, इन सब वर्ड को हटा करके केवल एक चीज़ किए हैं, ग्राम प्रधान। ये ग्राम प्रधान तो ये पारंपरिक वर्ड नहीं है, किसी भी जाति से हो सकता है ग्राम प्रधान। ये बांग्ला शब्द का वर्ड है, बांग्ला भाषा का। अब बांग्ला भाषा का वर्ड है ग्राम प्रधान। अब ग्राम प्रधान को यदि हमारा आदमी कहा जाए, तो हमारा गांव में कई समुदाय है, महतो भी हो सकता है, गोड़गोप भी हो सकता है, तेली बनिया भी होते हैं, साथ साथ रहते हैं। अब ग्राम प्रधान कर दिया तो यहाँ विवाद खड़ा होगा। वो बोलेगा हम भी बनेंगे, ये बोलेगा हम भी बनेंगे। वही चीज़ को ये गलतसंग डुंगडुंग एंड टीम जो कह रहे हैं कि चुनाव के माध्यम से हम लोग, मैंने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट में होता है, चुनाव के माध्यम से हमारे ग्राम जो माझी बाबा लोग, जो प्रधान लोग जो है, इन लोग का चयन होगा। अब चुनाव होगा तो गांव का आदमी जो जीतेंगे ना, संभव ही नहीं है। तो ये चीज़ आप ये इसमें क्यों विरोध नहीं कर रहे? जो ग्राम प्रधान वर्ड लाया गया, किसके द्वारा ये इम्प्लांट किया गया है, ये समझने वाली बात है। तो ये बहुत चालाकी से किया जा रहा है। हमारे जो ग्राम सभा के बहुत सारे अगुआ लोग हैं, नहीं समझ रहा है, और इसीलिए आप लोगों को साइड कर दिया गया। आप लोग जैसे निशा उरांव को पंचायती राज डायरेक्टर से क्या दबाव में हटाया गया? और दूसरा सवाल कि जो आप लोग गांव-गांव में ट्रेनिंग दे रहे थे, वो भी दबाव में बंद कर दिया गया। और जो आप अभी बात कर रहे हैं कि भाई उस सब कुछ को बंद करके अब यहाँ ये शब्द लाए, आप ये क्या पूरे जो किस तरीके से पूरे समीकरण को देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले वो हटती हैं जो इस चीज़ को वकालत आज भी सोशल मीडिया पर रूढ़ी परंपरा की कर रही है, निशा उरांव को हटाया जाता है और उन पर आरोप भी लगाया जाता है कि भाई वो तो आरएसएस के साथ। देखिए, आरएसएस एक विचारधारा है, आरएसएस को न बीजेपी या कांग्रेस। यहाँ तो मैं कहूँगा कि जेएमएम क्या आरएसएस नहीं है? जेएमएम क्या, मैं आरएसएस को उसी को कहता हूँ जो आदिवासियत को, आदिवासी को ख़त्म करने का जो काम करता हो, इसी को बोलता है मनुवादी। आरएसएस मतलब मनुवादी विचारधारा। क्या जेएमएम में मनुवादी विचारधारा नहीं आई है? क्या कांग्रेस बहुत दूध का धोया हुआ है? 1996 में ये कानून बनने के बाद उनका सरकार कितने साल चले? देश में 66 वर्ष वो लोग शासन किया। 66 वर्ष में कोई भी राज्य में नियमावली नहीं बनवा सके। कभी आदिवासी के कानून तो बनाए बहुत, लेकिन कानून को लागू होने नहीं दिए। कांग्रेस दूध का धोया हुआ नहीं है, कांग्रेस मीठा जहर है।
लेकिन बीजेपी का क्या है कि अभी कम से कम कह तो रहा है ना, बीजेपी कह तो रहे हैं कि पैसा लागू करो। भाई हम लागू नहीं किए तो आप तो लागू करो, इसमें अड़चन क्या है? तो ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं हेमंत सोरेन। मेरे सवाल, जो निशा उरांव को क्या दबाव में हटाया गया, और कि आप लोगों का जो कार्यशाला चल रहा है उसको बंद क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, ये दबाव में ही हटाया गया। उनको ये पता चला, उनको ऐसा लग रहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों को, उनके मंत्रियों को, विधायकों को लग रहा था कि इसके माध्यम से हम लोग गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं, जबकि हम लोग कभी जेएमएम का खिलाफ में काम ही नहीं किए। इससे उनको लग रहा था कि गांव-गांव घुस रहा है और सच्चाई बता रहे हैं, इससे हमारा जो वोट बैंक है खिसक सकता है, क्योंकि हम लोग इसका विपरीत काम करते हैं। हम लोग यदि गांव में माझी और परगनाओं को अधिकार देंगे, ग्राम सभाओं को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, आईपीसी जो यहाँ आपका 36 आईपीसी धाराएं उसको जो दी जा रही है, ये यदि हम बता देंगे तो उनका जो आज ज़मीन बेचने का एक धंधा चलता है, सबसे बड़ा चीज़ जो वर्तमान सरकार सबसे अधिक ज़मीन का घोटाला अपने लिप्त है, इससे वो यदि ये अधिकार मिल जाने के बाद तो उसका दुकान बंद हो जाएंगे, एक दुकान ये। तो ये चीज़ जानकारी हो जाएंगे, ये आईपीसी और सीआरपीसी जो अभी बीएनएस में अभी कन्वर्ट हुआ है, तो ये अधिकार यदि गांव वाला को मिल जाएंगे तो फिर नेताओं का कहाँ रहेगा, क्या नेतागिरी करेंगे? तो इसलिए ये लोग क्या किए ना कि भाई ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, पहले उसको हटाओ। निशा उरांव को मतलब दबाव से हटाया गया, इसलिए कि वो आदिवासी समाज को रूढ़ी परंपरा को मजबूत कर रही थी, आप ऐसा मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, निशा उरांव बहुत निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी रूप से, कोई पार्टी का काम धाम नहीं करके वो केवल अपना रूढ़ी प्रथा, रूढ़िगत जो व्यवस्था है इसको जिंदा करने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए वह समाज के लोगों को बुला रहे थे। उसमें तो जेएमएम वाला भी बहुत सारे है, जेएमएम के कई नेता लोग उसमें भागीदारी है, निभाते जाते हैं, सम्मिलित होते हैं। फिर तकलीफ किसको हो रहा है? तकलीफ ऊपर लेवल में जो बड़े लोग हैं, जो विधायक उधायक जो मंत्री बनते हैं ना, बने हैं, वो लोग को दिक्कत होता है, क्या कि नीचे वाला को दिक्कत नहीं है। बहुत सारे जेएमएम का कार्यकर्ता हमारे साथ काम करते हैं, इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम देखा कि गांव-गांव हम लोग घुसने का एक बहाना मिल रहा है और हम लोग लोगों को समझा पा रहे हैं, समझ रहे हैं लोग। अब समझ रहे हैं लोग तो भाई इसका वोट बैंक खिसक रहा है। अब वोट बैंक खिसक रहा तो इनको लग रहा है कि ये लोग जेएमएम को वोट नहीं दिलवाएगा और जेएमएम का वोट खिसक रहा है, इसलिए इसको बंद कराया जाए। और बंद करने के लिए पहले तो उसको हटाना होगा, इसीलिए उसको हटाया गया। और हटाने के पीछे कई लोग इसमें लगे, हमारे भी कुछ लोग लगे, हमारे लोग भी लगे, जिनके वजह से निशा जी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा और उसको हटाया गया। निशा उरांव लिखती हैं कि गैर रूढ़िवादी आदिवासी संगठनों, गैर रूढ़िवादी आदिवासी संगठन, मतलब आदिवासी तो हैं लेकिन वो गैर रूढ़ी परंपरा को नहीं मानने वाले संगठनों के षड्यंत्र फेल हुआ और उनके षड्यंत्र के वजह से कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पेशा का मतलब हम लोगों ने एक रास्ते पर लेकर आए थे उसको 10 साल और पीछे ढकेलने की, फंसाने की कोशिश हुआ। एक गैर रूढ़िवादी संगठन कौन लोग हैं जिनका जो लगातार ये षड्यंत्र कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि भाई पेशा जो है वो ना लागू हो, उसको टालकर फंसाकर रखा जाए? देखिए, गैर रूढ़िवादी प्रथा ये लोग तो हम लोग सीधे से समझ रहे हैं कि ईसाई मिशनरीज है, क्योंकि जो लोग धर्म छोड़ देते हैं तो उनके साथ संस्कृति भी डिटैच होता है। वो भले ही कुछ कुछ जगहों में, कुछ क्षेत्रों में कुछ लोग मेंटेन करता है, सरहुल उरहुल देखा देखी में करता है, लेकिन ऐसा बाइबिल में या क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। दूसरी बात क्या है ना कि इसमें सबसे बड़ी बात है, मान लिया जो धर्म आप प्रकृति धर्म से छोड़ के कोई मानव निर्मित धर्म में चले जाते हैं तो वहाँ तो कोई पर्टिकुलर एक समुदाय नहीं है, बंगाली भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो क्या आप सरहुल उसको मनवा सकते हैं या मनाएगा वो? क्या आपके रूढ़ी से वो चलेंगे? क्या आपके गांव समाज की व्यवस्था को मानने के लिए बाध्य होंगे? क्या वो शादी ब्याह आपका रूढ़ी प्रथा से शादी करेंगे? नहीं ना, चर्च के व्यवस्था से शादी करेंगे तो कहाँ हुआ रूढ़ी प्रथा? तो इसीलिए गैर रूढ़ी प्रथा कहा गया। और उसके साथ साथ अभी तो महतो भी हाथ धोने लग गए। तो वही मेरा कहना है कि निशा उरांव से क्या, निशा उरांव वैसे लोगों पर जो
रूढ़ी प्रथा छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए थे, ईसाई मिशनरी में, क्या उन पर वो चोट कर रही थी या उनको नुकसान पहुंचा रही, जिससे ज़्यादा दिक्कत हो रहा था? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो ज़्यादा नुकसान हो रहा था। उनको लग रहा था कि अब हमारा ये जो चर्च में जितने लोगों को हम लोग जो अभी डरा के या उसको किसी तरह प्रलोभन दे करके इनको जो हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं सेवा के नाम से, शिक्षा के नाम से, तो ये ड्रामा और नहीं दिन चलेगा, समझे ना। तो ये बोल रहा है कि जेपीआर खराब है, ये खराब है, वो खराब है। तो सवाल हो रहा है कि पंचायत उपबंध क्या है? ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं डुंगडुंग जी। तो पंचायत अधिनियम जो उपबंध बना है, ये विस्तार अधिनियम है, पंचायत को विस्तार करेगा शेड्यूल एरिया में, वो है। तो विस्तार आपका 2001 से जो जेपीआर झारखंड पंचायत राज अधिनियम बना 2001 में, ये आज तक इसको अवैध नहीं कहा। मज़े की बात, ये अवैध नहीं कहा, उसके खिलाफ नहीं लड़ा, पेशा के खिलाफ लड़ा, इसीलिए फंस गए ये, समझे ना। तो ये जब फंस गए तो देखा कि अब हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये लोग विशेष दल के लोग जो है, जो इनका दिल्ली मुंबई में ऑफिस है, ये लोग चाहा कि भाई इससे हमारा नुकसान होगा, इसलिए इस पर थोड़ा सा लगो। केवल यही आदमी क्यों लगा? और ये विशेष समुदाय के लोग जो गैर रूढ़ी प्रथा के लोग ही विरोध कर रहे थे, बाकी दूसरा समाज का तो कोई विरोध ही नहीं किया। क्या आदिवासी इस बात को समझ रहा है? बिल्कुल समझ रहा है, समझ चुका है। इसीलिए आज जो सोच रहा है ना कि हम बहुत बड़का, हम कद्दू में तीर मार चुके हैं, गलटसन कह रहे हैं, ये जो आज आदिवासी समाज के बीच में, हम लोग कभी जातीयता भेदभाव नहीं रखते थे। हम लोग झारखंड में इतना बढ़िया प्रदेश है कि यहाँ बहुत समुदाय रहता है, ना हम लोग कभी सरना ईसाई किए, ना कभी हम लोग आदिवासी गैर आदिवासी किए, नहीं किए। लेकिन इसने जो हम लोग को जहर घोला है, गलटसन डुंगडुंग, ईसाइयों के खिलाफ में भड़काने का काम आदिवासियों के प्रति किया है, ये तो आदिवासी समझ चुका है ना कि ईसाई लोग विरोध किया, मेरा खाना पे धूला फेंका है, ये लोग भी कंकड़ मिला दिया। ये गलटसन डुंगडुंग एंड पार्टी और बुद्धिजीवी मंच के लोग, ये लोग किया है, सीधी सी बात है। इसलिए रेडिशन ब्लू में जो हुआ उसमें कहीं बाकी हम लोग को कितना % हम लोग को बुलाया गया कि सरना धर्म के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों? एकदम सही बात है, क्यों नहीं बुलाया गया था? रेडिशन ब्लू में केवल आपको बता रहा पंचानन सोरेन बुल गए थे और एक आदमी कोई गए थे, तो 2 आदमी ही जो गैर ईसाई मिशनरीज के थे। इसका मतलब क्या समझा जाएगा? इसका मतलब तो वही ना, सरना ईसाई आप कर रहे हो, हम मैं कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो कभी, मैं ईसाइयों के साथ मैं काम करता हूँ। और उससे बहुत लोगों का भ्रम टूटा, जो लक्ष्मी नारायण मुंडा तमाम जैसे लोग जो रिलेशन के साथ थे, वो इसके बाद खुलकर वो बोलने लगे। बिल्कुल बोलने लगे, समझ गए। बता रहे हैं शंभू जी, मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी जो बड़बोली और इनकी जो तत्परता ही प्रमाण कर रहे हैं कि ये झारखंड में विद्वेष फैला रहे हैं और हमारे खाना को ये बंटवाने का काम कर रहा है और खाने नहीं देने के लिए इस तरह का ये ड्रामा सजा कह रहे हैं कि हमारे आपके खाने में कंकड़ धुला फेंका। बस मेरे खाने पे ये जो पैसा जो हमको लागू हो जाने से ग्राम सभा में जो लाभ मिलते हैं, इसमें तो नॉट ओनली आप आदिवासी है, इसमें कई लोग रहते हैं, सबको मिलता भागीदारी, हिस्सेदारी। गांव ग्राम सभा में यदि कोई फंड आएगा तो क्या एक ही समुदाय उपयोग करेगा? ऐसा तो नहीं है। तो ये सबका लाभ को इन लोगों ने किस तरह इसको अवरुद्ध किया, देखिए आप समझ, डिरेल कर दिया।